ठीक है, चलिए तो पहला जो सवाल है आपका आज का, तो हम 75 के आसपास और क्वेश्चंस हम करेंगे पॉलिटी के, आपके बेस्ट 75 क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, और मेजरली जो है आपका इसी के अंदर से आपके पेपर में आपको सवाल दिख जाएंगे जो भी होंगे, और आपको पीडीएफ नोट्स जो है सेंड किए गए हैं, थोड़ा आप उनके साथ साथ पढ़ते रहिएगा। पहला सवाल आपसे ये कह रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपलिटी। मतलब म्यूनसिपलिटी जो है आपका नगर निकाय वाली चीजें आपकी, ठीक है, एक आपके पास ग्राम पंचायत वाली चीजें होती हैं, एक आपके पास नगर पंचायत वाली चीजें होती हैं। तो म्यूनसिपलिटी की बात जो है आपकी इसमें से किस में कही गई है, कौन से वाले शेड्यूल में आपकी ये बात की गई है? ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, आप सभी ने जवाब दिया ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, माइक एक आप लोग एक बार ऑफ कर देना अपनी, जिन्होंने भी माइक ऑन किया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, ये हमें बताता है कि म्यूनसिपलिटी के बारे में जो भी चीज़ें आपकी, जो भी दायित्व हैं, उनके जो भी ड्यूटियाँ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल नंबर, आर्टिकल भी आप ध्यान रख लेंगे, 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक कभी आएगा पेपर में। दो तीन बातें और ध्यान रखना इसके साथ साथ, ये जो चीज़ें आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, ये अमेंडमेंट एक्ट आपका 73rd के साथ साथ आया था 1992 में। हालांकि 1993 के बाद से ये चीज़ें आपकी इंप्लीमेंट हुई हैं। ठीक है, तो 73rd और 74th दोनों के दोनों आपके 1992 में अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, जिसके तहत म्यूनसिपलिटी 12वें शेड्यूल एक नया आपका इंसर्ट हुआ है। पहले 8 शेड्यूल थे जब संविधान बना था, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सब बाद में अमेंडमेंट के तहत बने। तो जो 12th शेड्यूल है ये आपका बना है 74 से, तो आपका 11th वाला जो है ये बना है आपका 73rd से। अगर पेपर में यहाँ शेड्यूल ना करके पेपर में यहाँ पर पार्ट आ गया, तो आपने ध्यान रखना है, अगर म्यूनसिपलिटी के पार्ट की बात होगी तो ये आएगा 9A। ठीक है, और अगर आपके पार्ट की अगर बात हुई तो, और अगर आपके पास पंचायत के पार्ट का आएगा कि पंचायत किस पार्ट में कही गई है, तो पंचायत कही गई है 9 पार्ट में। ठीक है, 9A में है म्यूनसिपलिटी, और पार्ट 9 में आपके बारे में जो है ये आपका पंचायती राज के बारे में है, पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत संबंधित जो चीज़ है आपकी। ठीक है, 9B की अगर हम बात करें, यहीं पर एक और सब पार्ट है आपका 9B, इसके अंदर आती है आपकी सहकारी समिति, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये सब अमेंडमेंट से ऐड की गई हैं। जो ये ए बी ये पार्ट आपको दिखेगा ना, ये पार्ट बाद में ऐड किया गया, जैसे जैसे हमारे दिमाग में आता गया। जैसे जीएसटी को हमने 2017 में इंप्लीमेंट किया, तो एक नया सेक्शन डाला हमने, 269A करके एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाद में होती रही आपकी। कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B के अंदर आएगी, ये ध्यान रखना। अगर पेपर में आएगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो है किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, तो ये 97th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। सहकारिता के बारे में 97th अमेंडमेंट एक्ट से हुई है ये बात, और कब हुआ ये 2011 में। वर्ष के साथ आप ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज मत होना, ईयर और अमेंडमेंट नंबर का एक्ट जो है ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है इस चीज के बारे में। पार्ट आपने ध्यान रखना है इसका कौन सा है, अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है ध्यान रखना है, शेड्यूल कौन सा है ध्यान रखना है, और तीन चीजें एक साथ आपको बताई गई, कोऑपरेटिव, पंचायत और म्यूनसिपलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, कौन सा जो आपका फॉलोइंग स्टेट है इसमें से डज नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर, कौन सा वो राज्य है निम्नलिखित राज्यों में से जहां द्वैसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। द्वैसदनात्मक मतलब क्या होता है, जैसे हमारा सेंटर है ना, सेंटर तो हमारा बाई कैमरल है भाई। क्यों है बाई कैमरल? क्योंकि हमारे वहां पर राज्यसभा भी और लोकसभा भी है हमारे पार्लियामेंट में। बट सारे स्टेट में ऐसा नहीं है, कुछ स्टेट्स में ऐसा है। तो यहाँ पर 4 ही ऑप्शन डाल सकते हैं हम हालांकि, तो इन 4 विकल्पों में से वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर आपका नहीं है? कुछ ने ऑप्शन सी दिया है, कुछ ने ऑप्शन बी दिया है। ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में आपका जो है विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। ठीक है, विधानसभा के आपके चुनाव वहां पर जो है रैलियां चल रही हैं, अप्रैल के एंड में जो है 8 चरण में चुनाव होगा वहां पर, और मई में जो है नया मुख्यमंत्री जो भी बनना होगा वो बन करके आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप, 6 पहले 7 थे आपके। ठीक है, पहले 7 राज्य ऐसे थे जहां पर 2 सदन थे आपके, जिनमें से जम्मू कश्मीर जो है आपका वो यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर आपका हट गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर इंक्लूड नहीं होगा, JNK हट गया अब इसमें से, तो अब बच गए आपके 6। तो ये 6 कौन से हैं, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ी सीटें जहां से आती हैं यूपी और बिहार, है ना, ये 2 गढ़ हैं राजनीति के बड़े बड़े। फिर अगला गढ़ कौन सा माना जाता है? महाराष्ट्र। हो सकता है आपने ये समझ करके कि वेस्ट बंगाल भी एक गढ़ बताया जाता है राजनीति का, और काफी ज्यादा सीटें आती हैं, तो इस चक्कर में आपने उसको टिक कर दिया होगा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मैं सेट बना रहा हूँ। ठीक है, सेट बना रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, यूपी, बिहार, और तीसरा सेट जो है आपका आंध्रा से ही जब आपका अलग हुआ, आपका कौन सा? तेलंगाना। तो यार ये 6 आपने ध्यान रखने। ठीक है, ये 6 आपने ध्यान रखने। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक ही पार्टीशन हुआ आपका,
इसके बाद एक ही पार्टीशन हुआ आपका, और वो जो पार्टीशन आपका हुआ वो हुआ आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला। वो भी आपका 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को गैजेटी में फाइनल हो गया सरकारी कागजात में, और 1 नवंबर 2019 के बाद से आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश और मिल गए। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश आपके 9 हैं, पर दमन दीव और आपका दादरा नगर हवेली का बिल 2019 में ही चला गया था आपका, हालांकि पूरी जब उस पर विमोचना होनी थी, विमोचन होना था उसके ऊपर, तो लॉकडाउन आपका लग गया, तो वो बिल वैसा ही पड़ा हुआ है। तो आने वाले किसी भी समय में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश किया जाएगा, तो फिर घट जाएगी संख्या, ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में 9 है आपके, ठीक है। वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं अभी आपके, होने हैं चुनाव अभी आपके, रैलियां चल रही हैं, तो आपका वेस्ट बंगाल इसमें नहीं आता, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। पीछे वाले सवाल में एक और बात ध्यान रखना, जब हम म्युनिसिपैलिटी की बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर आप ध्यान रखना 2 नए नगर निगम बने थे, ठीक है। तो कई बच्चे ना पहले नगर निगम, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी डेटा अपडेट नहीं है आपका, मैं आपको बता दूं 2017 में आपका जो चुनाव हुआ ना, तो 2017 में चुनाव जीतने के बाद हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने 2 सौगात दी थी, क्योंकि एक तो पौड़ी के थे, तो एक पौड़ी को सौगात दी थी उन्होंने, ठीक है। पौड़ी के अंदर कोटद्वार को जो है एक नगर निगम बनाया गया आपका, और साथ ही साथ ऋषिकेश, ठीक है, देहरादून के अंदर जो ऋषिकेश वाला इलाका है उसको भी नगर निगम बनाया गया। तो 6 नगर निगम थे इससे पहले, 6 से बढ़कर के 8 हो गए, 2 का एडिशन हुआ आपका, वो मैंने आपको नाम बता दिए, एक पौड़ी के अंदर आपका कोटद्वार, तो 8 नगर निगम है हमारे उत्तराखंड के, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोटद्वार हो गया आपका, जिसे हम गढ़वाल का द्वार भी कहते हैं, प्रवेश द्वार, और दूसरा आपका हो गया ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, अगला सवाल, प्रश्न 3, बताइएगा इसका जवाब। कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल के तहत आपका एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया, निरस्त किया गया, क्या चीज निरस्त की गई? नॉमिनेशन, नामांकन, मनोनीत करना, किनका? एंग्लो इंडियन का। जो एंग्लो इंडियन आपके होते हैं समुदाय के लोग, इनकी जो है नियुक्ति करता था राष्ट्रपति, लोकसभा और आपकी विधानसभाओं में राज्यपाल करता था इनकी नियुक्ति, तो ये चीज खत्म कर दी गई आपकी, ये चीज खत्म कर दी गई। तो कौन सा वो संवैधानिक संशोधन बिल था जिसके तहत की गई? डी डी डी, ऑल ऑफ यू हैव रेड द क्वेश्चन आई थिंक, है ना, आप सब लोगों ने पढ़ा है डेटा जो पढ़ाया गया है आपको, और सही जवाब दे रहे हैं आप सब। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज द राइट आंसर। यही हमारा लास्ट अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 25 जनवरी को पास हो गया था, 26 जनवरी से आपका लागू हो गया था, 25 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो ये संवैधानिक, इसके बाद अमेंडमेंट बहुत हुए, देखो भैया अमेंडमेंट हर तरह से होते हैं, पर सारे के सारे संवैधानिक संशोधन के दायरे में नहीं आते। जो संवैधानिक संशोधन के दायरे में आते हैं वो आते हैं आर्टिकल नंबर 368 के अंदर, वो हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो लास्ट वाला यही है आपका सर ऐसे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी हुआ, तो यार वो आपके ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर नहीं आएंगे। फिर सर ऐसे तो लद्दाख भी बना, वो भी नहीं आएगा, लद्दाख में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है वो, क्योंकि वो टेरिटरी वाला है, बाउंड्री वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ध्यान रखना है, कई सारी चीजें आपकी जो कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर के आने के। तो 104 हुए, बिल बहुत सारे पास हुए हैं इसके बाद। अभी आपने देखा कि एक और बिल की बात चल रही थी, कृषि बिल वाला, ठीक है, वो भी आपका जो है यहाँ से पास कराया इन लोगों ने, लेकिन किसान लोग मान नहीं रहे, आंदोलन उसके ऊपर करते जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने वो एक्ट बना दिया है ना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना दिया है, फार्मर प्रमोशन फैसिलिटेशन वाला एक्ट बना दिया है, ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बना दी, और मंडी वाला जो एक्ट इन्होंने बना दिया, पास कर दिया। तो आपने ध्यान रखना 104 जो है ये आपका इनकी सीटों को खत्म करने से लेके था। 103 की ध्यान रखना, इससे 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया था भाई, अगर पेपर में आएगा तो। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा किससे दिया गया? 103 वाले से दिया गया, ठीक है। कब दिया गया? चुनाव से पहले भैया, मोदी जी ने कुछ ऐलान करना था, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, 2019। 102nd अमेंडमेंट एक्ट से आपका क्या किया गया? 102nd अमेंडमेंट एक्ट से आपका जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एससी और एसटी के लिए तो था ही हमारे पास कमीशन, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक सेपरेट कमीशन आपका बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये बनाया गया 102 वाले से, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 101 से क्या किया गया आपका? 101 से आपका हुआ जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें जितने भी सारे के सारे आपके जो भी आपके इनडायरेक्ट टैक्स से, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वैट हो गया, सेल टैक्स हो गया, ठीक है, इनको मर्ज करके एक सेंट्रल आपका एक चीज बनाई गई, जिसे हमने जीएसटी का, एक्साइज वैक्साइज इन सबको मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया, ठीक है, जीएसटी। इसलिए आपका एक्साइज इंस्पेक्टर नाम से पोस्ट को अब जीएसटी इंस्पेक्टर नाम से कहा जाता है एसएससी सीजीएल में, अगर आप पेपर दोगे तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जीएसटी के बारे में भी थोड़ी बात ध्यान रखना। उत्तराखंड में 2019 का जो पेपर हुआ था आपका ये कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट का, उच्च न्यायालय के अंदर का, उसके अंदर पर आपका आया था सवाल कि जीएसटी कब से इंप्लीमेंट हुआ है। तो ये इंप्लीमेंट की तारीख भी आप ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के तहत जो है 269 ए आर्टिकल डाला गया, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जीएसटी हमने कहाँ से लिया है? तो जीएसटी हमने लिया है फ्रांस से। जीएसटी के अंदर कितने स्लैब है टैक्स के? तो आप ध्यान रखेंगे 4, ठीक है। तो 4 स्लैब आपके टैक्स स्लैब हैं जीएसटी के अंदर पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जीएसटी का। अगला जो सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर
4 गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान ने हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट किसे माना है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया, ठीक है, जवाब दीजिएगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन माना गया है? बी 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 है ना, सारे के सारे बी जवाब कर रहे हैं। सो बी इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया आप लोगों को, आपने पढ़ना है ना इस चीज को। सरकार, सरकार का मुखिया, सरकार कौन चलाता है, किसकी सरकार चलती है? हम बोलते हैं सरकार है, तो सरकार किसकी है? जो जीतेगा, जो जीतेगा उसी का उम्मीदवार उम्मीदवार क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। हेड ऑफ स्टेट आएगा भैया, तो हेड ऑफ स्टेट आपने करना है प्रेसिडेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। हेड ऑफ स्टेट होता है आपका प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है आपका कौन? प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जहां पर रिपब्लिक वर्ड लगता है, पर्टिकुलरली रिपब्लिक वर्ड, हम कहते हैं पीआरसी, है ना, हम कहते हैं पीआरसी, पीपल ऑफ रिपब्लिक चाइना, ठीक है। हम कहते थे यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। हम कहते थे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये सारे के सारे जो फ्रेंच है, फ्रेंच रिपब्लिक कहते हैं पूरे का पूरा नाम उसका। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, होते ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर। यहाँ जो पावर होती है किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर नाम मात्र की पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में। वो केवल इस काम का है कि भैया सरकार जो है बिल पास करा दे, और उस बिल पर हस्ताक्षर आपने करने, क्योंकि आपके ऊपर एक थोपा गया है 24वें नंबर का संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत आपको कहा गया है कि कैबिनेट की अगर स्वीकृति हो जाती है, बहुमत में पास हो जाती है चीजें, तो मैक्सिमम चीजों पर आपने जो है असेंट अपना दे देना है। बहुत रेयरली चीजों को जो है आप रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी जो है, हाँ गवर्नमेंट का ये ध्यान रखना यार, कंफ्यूज मत होना। स्टेट आएगा तो प्रेसिडेंट करोगे, गवर्नमेंट आएगा तो आप करोगे यूनियन, ठीक है। तो आपका अधिकतर जो है प्रेसिडेंट भी थोड़ा आपका साथ साथ में ही चलता है सरकार के। तो वो जो है आपका जो सरकार बिल पास करती है उस पर साइन दे ही देता है। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिला है, बस हिस्ट्री में आपको मिला था, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट विडो का यूज किया था, जेब में रख लिया था। राजीव गांधी द्वारा बिल पास किया गया, उन्होंने बिल को पास नहीं होने दिया, ठीक है। तो पॉकेट विडो एक पावर होती है प्रेसिडेंट की, जिसमें वो बिल अपने जेब में रख लेता है अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, और कुछ उसके बारे में जो है कोई चर्चा नहीं होती, तो बिल वहीं पर वो लैप्स हो जाता है, ठीक है। तो ये डेटा आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, दोनों डेटा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कौन सा आपका इसमें से एक्ट है जिसने 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी एक्ट की हमारे संविधान के अंदर पर, ठीक है। कौन सा इसमें से वो एक्ट है जिसने 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में ऐड की? 11वें नंबर की। मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई है, फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई है बोलूंगा तो आप फटाफट इसका आंसर दे दोगे। मैं कह रहा हूं 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कौन से वाले एक्ट ने इसमें से जो है आपकी ऐड करी है? ऑप्शन बी जवाब दिया विनी ने। आराम से दो, तसल्ली से सोच के जवाब दो। नहीं 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 नहीं, है ना, आप एक्सपेक्ट करिए इन सवालों को, ये सवाल आपको मिलेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका 2002 का, ठीक है, 2002 का आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट था। इसके तहत जो है आपका 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए आपका फ्री शिक्षा जो है अनिवार्य करी गई थी। और इसी के तहत हमने 3 जगह पर चेंज किए थे। कहाँ कहाँ पर चेंज किए थे? फंडामेंटल ड्यूटी में। दूसरी चीज क्या होती है? फंडामेंटल राइट। तीसरी चीज क्या होती है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं। और आयरलैंड ने भी ओरिजिनली कहाँ से लिए थे? स्पेन से लिए थे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आयरलैंड की फेमस जो है महिला आपके पास यहाँ पर है, एनी बेसेंट, ठीक है। तो डीपीएसपी में जो है आपका एक आर्टिकल डाला गया। इसी के तहत जब ये हुआ तो डीपीएसपी में भी एक आर्टिकल डाला गया, उस आर्टिकल का नंबर था 45। फंडामेंटल राइट में आपका राइट टू लाइफ और लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है 21, उसके अंदर एक पार्ट ऐड किया 21A, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी में 11th नंबर की ड्यूटी ऐड की गई। तो फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बनी है। जब ये बनी है तो आपके केवल 10 ही थी, 10 तक ही फंडामेंटल ड्यूटी थी। 11वीं वाली को 86 में जो आपका अमेंड किया गया है 2002 में, ये डेटा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100वें अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करें, 42वें के बारे में और बातें ध्यान रखना। सोशलिस्ट सेकुलर जो है, इंटीग्रिटी, ये वर्ड भी इसी से जोड़ा गया। इसको जो है हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इस वाले एक्ट को, ये बात भी आप ध्यान रखना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। 100वां अमेंडमेंट एक्ट किया था हम लोगों ने जो है अपना लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है, जब मोदी जी आए थे फटाफट, तो उन्होंने 2014 में मोदी जी जीते थे, 2015 अगस्त में हमने बांग्लादेश के साथ जो है एनक्लेव, अपने कुछ बंगले अपने स्वैप किए थे। तो बांग्लादेश के साथ जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था वो आपका 100th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो 100th अमेंडमेंट एक्ट में जो है आपकी कहीं ना कहीं इस बारे में जो है बात आपकी कही गई थी, कुछ चीजें जो इम्पैक्ट कर रही थी वहां पर जो है इसकी बात कही गई थी, ठीक है।
ये टॉपिक डीपीएसपी से है? नहीं, ये सारा का सारा टॉपिक है आपका, ये पूरा पॉलिटी के मैंने एक सेट स्टार्ट किया है आपका, उसके अंदर कंबाइंड है सारे के सारे क्वेश्चन आपके जितने भी रहेंगे। ये पर्टिकुलर नहीं है कि डीपीएसपी का होगा फंडामेंटल राइट का, एक कंबाइंड है जहाँ से कहीं से भी आपके जो 3-4 सवाल उठ करके आने वो सवाल आपको मिल जाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, और बाकी आप इंडियन लेवल का जो भी पेपर दे रहे हो, सिंगल एग्जाम, CHSL, UPS, कहीं पे भी आप दे रहे हो तो वहाँ पर आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, मैं इसी सीरीज को आप चेक कर लेना, अगर आप में से कोई ने सिविल का एग्जाम भरा है किसी ने, अगर आप वहाँ पर आप दोगे सिविल सर्विस का एग्जाम, तो वहीं पर आपको कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से मिल जाएंगे इन इंफॉर्मेटिव डेटा के अंदर से। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा एक्ट ने आपकी एबॉलिश कर दी, मतलब खत्म कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर थी, और वो पावर ट्रांसफर कर दी गई किसके पास, जो भी उसकी टेरिटरी और रेवेन्यू की जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है पास कर दी गई। तो वो कौन सा एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंटली खत्म कर दिया? वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म हो गई है पूर्ण रूप से, अब केवल रानी विक्टोरिया का जो है आपका यहाँ पर राज चल रहा है? तो ये बहुत ही फेमस एक्ट है, ये आप सब लोगों को पता होगा, फेमस इंसिडेंस था हमारे भारतीय हिस्ट्री का, 1857 का रिवोल्ट, प्रथम विद्रोह आपका। तो उसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके बाद आया था 1858 का, इसमें जो है पूर्ण रूप से कंपनी खत्म कर दी। इससे पहले भी एक एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया था, इस एक्ट में इनकी मोनोपॉली जो है खत्म कर दी गई थी, मोनोपॉली। ठीक है, मोनोपॉली खत्म करने की बात आएगी पूर्ण रूप से, तो मोनोपॉली मतलब इनका एकाधिकार व्यापार करने का, कि केवल यूरोप से यही वो इकलौता देश होगा जो भारत में व्यापार कर सकेगा, चाइना में व्यापार कर सकेगा। इस बात को खत्म किया गया 1833 के आपके चार्टर एक्ट से। लेकिन फाइनली 1857 के रिवोल्ट को ये नहीं रोक पाए, नुकसान अंग्रेजों का भी हुआ। 1.5-2 साल बाद सारे के सारे लोग पकड़ में आए, तात्या टोपे जो है भाग गए थे आपके 1857 के एंड में जाकर के पकड़ में आए आपके। ठीक है, जब आपको पता होगा जब मुखबरी की गई इनके द्वारा, जब इनके कई लोगों के द्वारा ग्वालियर में, तो उन लोगों ने बताया कि भैया ये बंदा यहाँ यहाँ को भागा है, तब जाकर के इन लोगों को पकड़ा गया। तो इतनी बड़ी फेलियर जब हुई आपकी कंपनी की, तो फिर रानी नाराज थी इस बात से, इसने कहा कि अब कंपनी का कोई काम रहा नहीं, और इसने बहुत पैसे खा लिए, जमाखोरी सी कर ली है, अब इसको जो है पूरा डाइल्यूट किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पास किया गया, जिसके तहत जो गवर्नर जनरल था आपका, ये अब कहलाया जाने लगा क्या, भारत का वॉयसरॉय। वॉयसरॉय कहलाया जाने लगा। एक नई पोस्ट बनाई गई भारत में ये खत्म करने के बाद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये एक नई पोस्ट बनाई गई, अगर पेपर में आएगा। और इसके तहत लॉर्ड स्टैनले जो थे, जॉन स्टैनले आपके, ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, STANLEY, ये भी डेटा ध्यान रखना, लॉर्ड स्टैनले या जॉन स्टैनले जो थे आपके, ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉयसरॉय कहा जाने लगा आपका। ठीक है, तो ये 1858 का आपका एक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी आप सभी ने सही जवाब दिया इसका। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु? तो आपकी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति, इसमें आपके आधुनिक मनु के नाम से, मनु आप जानते हो, पढ़ाया मैंने आपको, मनुस्मृति लिखी थी जिन्होंने, उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ाया था, है ना, मनुस्मृति लिखी गई मनु के द्वारा, पहले मनुष्य, अलकापुरी के आसपास चमोली वाले रीजन में इनका रहना, जहाँ पर आपकी कुबेर के जो धन के राजा थे कुबेर, उनकी भी राजधानी बताई जाती थी। तो मॉडर्न मनु किसे कहा जाता है भारतीय पॉलिटिक्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में आपका, भारतीय इतिहास में मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है? मनु ने क्या कहा था, मनुस्मृति बनाई थी, मनुस्मृति में उसने क्या बताया था, व्हाट शुड बी द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल, कि भैया जो मनुष्य जीवन में आप आ गए हो, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, इंसान को किस तरीके से जीना चाहिए, क्या आचरण उसका होना चाहिए, ये बातें बताई गई थी। तो आप इन ऑप्शनों को देख करके भी हिट कर सकते हो इस आंसर को बड़े आराम से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका, भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो BR अम्बेडकर इज द राइट आंसर, आप बहुत आसानी से इनको हिट कर लोगे इस आंसर को। 14 अप्रैल को जो है इनकी जो थी आपकी जयंती मनाई गई थी, अम्बेडकर जयंती भी जिसे हम कहते हैं, 2 दिन पूर्व। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफी ज्यादा डिग्रियां थी इनके पास, तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले व्यक्ति ये थे आपके, पहले भारत के लॉ मिनिस्टर थे ये आपके। अब इन्हें मॉडर्न मनु क्यों कहा गया, हल्की सी हिस्ट्री यहाँ पर हम समझेंगे। इन्हें मॉडर्न मनु इसलिए कहा गया क्योंकि ये भाई स्टार्टिंग से ही एक बात के पक्षधर थे कि जो दलित है, जो लोगों का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, हिंदू के अंदर भी एक तबका है जिसको जो है हिंदू लोग जो है नहीं देते अपनी बराबरी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी ये चल रही थी भारत में, इसी को लेकर के अफ्रीका में जो है हमारे गांधी जी गए थे, गांधी जी के साथ जो है खुद आपका जो पिका मुक्की, जिसके तहत चप्पल उनकी नीचे गिर गई, और उसके बाद उन्होंने वहीं पर जो है अपना एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया नटाल में और ट्रांसवाल में, और द ओपिनियन नाम से जो है उन्होंने एक पत्रिका छापी जिसमें उन्होंने बताया कि भैया रंग भेद को कैसे खत्म करना है, रंग भेद नाम से कोई चीज नहीं होती, जो रेसिज्म वाली चीज है इसको दूर करने की उन्होंने बात करी थी।
तो भीमराव अम्बेडकर का भी ऐसा एक मत था कि यार ये जो चीज है कि यहाँ के जो थोड़े दबे हुए लोग हैं इनको भी जो है ऊपर कहीं ना कहीं राइट मिलना चाहिए, इसके लिए इन्होंने एक बिल पास करने की बात की थी। स्टार्टिंग से इसको एडवोकेट करते थे, जिसे कहा गया हिंदू सिविल कोड। क्या कहा गया इसे? हिंदू सिविल कोड। ठीक है, तो ये लगे हुए थे पीछे, ये पीछे आपके लगे हुए थे। हिंदू कोड बिल भी इसे कहा जाता है ना, बाद में आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना होगा, तो हिंदू कोड बिल आप कह लो इसको, हिंदू सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कहीं कंफ्यूज हो गए, हिंदू कोड बिल कह लो। ये बिल ये पास कराने में लगे हुए थे आपका, लेकिन ये बिल जो है लास्ट तक पास नहीं होने दिया, क्योंकि कुछ ऊंचे वर्ग के लोग, कुछ ऊंचे वर्ग के जो हिंदू लोगों की जो आपकी आईएनसी थी उस वक्त, इन लोगों ने बिल को जो है पास होने नहीं दिया, और इसी बात से रुष्ट होकर के लास्ट में आपके भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, और बाद में हुआ क्या, इस बिल में अमेंड करके, डाइल्यूट करके, इस बिल को पास तो किया गया, लेकिन इसको अमेंड करके 4 डिफरेंट बिल के रूप में पास किया गया। ये आप ध्यान रखना, कभी पेपर में आएगा कि आपके भीमराव अम्बेडकर ने किस बात से रुष्ट होकर के आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यहाँ से जो है इस्तीफा दे दिया था, वो हिंदू कोड बिल को पास नहीं किया जा रहा था, तो इसके प्रोटेस्ट में भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस्तीफा दे दिया था आपकी जो संविधान सभा थी उसमें से। तो फिर बाद में जाकर के आपका 1956 के बाद से, ठीक है, 1956 तक जो है आपके अलग अलग पार्ट में जो है इनको पास कराए गए, ये आप ध्यान रखना, मतलब 54 से लेकर के 56 तक इसको डाइल्यूट कर दिया गया। 1952 के आसपास में जो है इस्तीफा दे दिया आपके भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि लोकसभा जो बन चुकी थी, अभी लोकसभा में लास्ट बार इन्होंने जोर लगाई, और लोकसभा, अभी लोकसभा नहीं बनी है, ध्यान रखना, हालांकि ये बिल बहुत पहले से लाते आए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब आई थी उससे पहले से इस बात के अग्रस्त थे, जब आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तब से अम्बेडकर ने कहा था कि इस तरह का एक बिल होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि कुछ लोगों को अभी राइट्स नहीं मिले, उनको राइट्स मिलने चाहिए, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो अपना बचाव नहीं कर सकते। तो ये बात ये 1946 में लेकर के आ गए थे हिंदू कोड बिल स्टार्टिंग से, वो फिर नहीं हो पाया आगे, फिर ये 47 में दोबारा लेके आए, 40 जो भारत आपका आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो फिर ये लेकर के आए इस बात को। 1952 में हमारी पहली लोकसभा गठित हो गई थी, आपको बताया गया, तो ये इस बिल को लेके आए, लेकिन कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने हिंदू समाज में इस बिल को आगे नहीं बढ़ने दिया, इससे रुष्ट होकर के इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया अपना, और बाद में डाइल्यूट करते हुए कई सारे उसके जो है रूल वूल काट कूट करके, छांट पाट करके 4 डिफरेंट एक्ट के नाम से बिल पास हुआ। अब ध्यान रखना है चारों नाम आपके कौन से, स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इस बिल को जो हिंदू कोड बिल कह रहा हूं इसको तोड़ा गया और 4 अलग अलग बिलों में इसको बना करके पास किया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 ये पहला था। दूसरा था आपका हिंदू मैरिज एक्ट, अब हिंदू में शादी जो है वो किस हिसाब से होगी, इस बात का था आपका हिंदू मैरिज एक्ट, MARR, स्पेलिंग का थोड़ा सा चेक कर लेना यार, ठीक है, आगे पीछे हो सकती है स्पेलिंग। हिंदू मैरिज एक्ट जो आया था आपका 1955। इसके बाद अगला जो एक्ट इन्होंने पास करा, ये करा हिंदू सक्सेशन, कि भैया कौन उत्तराधिकारी होगा, सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन, ये जो है आपका एक्ट आया। इसके बाद ये आया आपका 1956 में, और लास्ट आया आपका हिंदू एडॉप्शन, है ना, आप गोद वोद लेते हो, एनोमली जब आपका मर जाता है तो फिर उत्तराधिकारी जो होगा किसको कितना दिया जाएगा, या कोई तलाकशुदा हो गया तो उसके मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये 4 एक्ट जो है आपके पास किए गए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो दीज 4 एक्ट्स वर पास्ड, ठीक है। गुड इवनिंग पारस, गुड इवनिंग, लेट होगी थोड़ी सी आपको, है ना, 7-8 क्वेश्चन तो हो गए, कोई नहीं, 2 सेशन हम रखेंगे, 30-35 क्वेश्चन का जो है हम पूरा टारगेट एक लेकर के चलेंगे। जैसे सेशन मैं आपको बता दूंगा एंड होगा, उसके 5-7 मिनट बाद आप दोबारा जुड़ जाइएगा अगले सेशन में, और वहां पर हम इस चीज को करेंगे। कोशिश करते हैं कि 2 दिन में पॉलिटी को जो है 70-75 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो कवर कर दें 2 सेशन के अंदर में, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम आपने ध्यान रखना है भैया, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही वो थे पूना पैक्ट वाले भी, ध्यान रखना, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, यरवड़ा जेल में हुआ था, क्योंकि आपका कम्युनल अवार्ड जो है मैकडोनाल्ड ने बांट दिए थे आपके, उसके विरोध में गांधी जी बैठ गए थे अनशन पर, और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय साहब ने जो है अपना साइन किया उस पर, और यहाँ से भीमराव अम्बेडकर साहब ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और उसी बात से खिन्न होकर के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहले गांधी जी गए थे, बट वो अवार्ड बंटने की बात हो गई, तो गांधी जी बीच में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ गए थे, बात ध्यान रखना। गांधी जी गए जरूर थे, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेस नहीं हुई। आईएनसी को रिप्रेजेंट करने गए थे, सरोजनी नायडू भी गई थी साथ साथ में विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अंबेडकर तीनों के तीनों में थे, ठीक है। तो ये सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि आपका अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक अलग से जिसे हम कहते हैं कॉम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक रूप से बांटने के लिए दलितों को अलग से कुछ सीटें दी गई थी, उस बात के लिए जो है ये रोष आ गया था गांधी में कि आपने हिंदू को और ज्यादा बांटने की जो है बात करी है, ठीक है। और इन्होंने ही जो है हिंदुओं को हरिजन कह के बुलाया, बोला दलित नाम से कोई चीज नहीं होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में टमटा साहब थे, ठीक है, जयनंद भारती ये लोग थे, इन लोगों ने जो है खुशीराम आर्य हो गए, बलदेव आर्य, इन्होंने जो है शिल्पकार कह करके जो है बात को आगे बढ़ाया,
ठीक है। और वैसे इन्होंने जो हरिजन कह के कि हरि के जन है, विष्णु भगवान के जन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तभी इनका फेमस गाना भी चलता है, वैष्णव जन तो देने का ही है, ठीक है, ये इनका गाना चलता है। और दूसरा इनका जो आश्रम है उसके नाम से ये चलता है इनका, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, है ना, यही तो आपका चलता है जो गाना इनका गांधी के ऊपर फेमस है। अगला जो सवाल है आपका, कौन सा आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप के बारे में आपकी बात करता है? वो कौन सा आपका एक ग्रुप है आर्टिकल का जिसमें नागरिकता के बारे में कहा गया है, सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया है? हाँ, राम से मैकडोनल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था आपका 1932 में कर्नल अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन सी, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका जो है सही है। अगर आपका लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आप देखते और जो है हंगामा चल रहा था आपका एनआरसी और किसको लेकर के, सीएए, है ना, जहां पर आपकी ममता बनर्जी का की ची की कर रही थी जहां पर, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं CAA को आपका। तो यहाँ पर क्या था आपका, इसमें ये है कि आपका 2019 में एक बिल जो है पास किया गया, ठीक है। सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ वो 1955 में, अगर पेपर में आएगा कि सिटीजनशिप में सबसे पहला अमेंडमेंट कब किया गया तो 1955 में किया। लेटेस्ट कब किया गया तो 2019 में किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये बिल है आपका, अभी इसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से जो है अच्छी तरह से जो है बात हो नहीं पाई, चर्चा होगी इसके ऊपर भी, ठीक है। यहाँ पर हालांकि ये कह दिया गया था जब ये बिल पास कराया गया, एक्ट बनाया गया, तो कह दिया गया था कि आपके जो भी अफगानिस्तान श्रीलंका यहाँ वहाँ से बुद्ध हिंदू समुदाय के ये सब लोग होंगे, ये सब लोग भारत में आ सकते हैं, इनको नहीं पकड़ा जाएगा और इनको जो है बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन मुस्लिमों को मना करा गया था, मुस्लिमों को मना किया गया था, इस बात को लेकर के जो है ज्यादा यहाँ पर रोष था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगला जो है सवाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहे हैं, फॉर हाउ मच टाइम, कितने समय के लिए द टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंड किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक्सटेंड करना है, किया जा सकता है, लेकिन एक्सटेंड कितने समय के लिए, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। वैसे आपको पता है कि लोकसभा का एक जो कार्यकाल होता है वो कितना साल होता है, 5 साल होता है, ठीक है। तो कितने साल जो है आपका ये किया जा सकता है, इसका आंसर आपने बताना है। मुझे पता था ना, इसलिए तो ये सवाल डाला है मैंने, इसलिए सवाल डाला गया है यहाँ पर, मुझे पता है आप तब यही जवाब दोगे क्योंकि तुमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ लिया। भैया नेशनल इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है ये 6-6 महीने में रिन्यू करानी पड़ती है, ये चीज है इनडेफिनेट पीरियड तक। लेकिन आपने जब लोकसभा का टेन्योर है तो 5 साल से सीधे कितने, 6 साल, 1 साल के लिए जो है बढ़ा दिया जाता है। 5 से 5.5 कहीं नहीं पढ़ा होगा, मैंने आर्टिकल मैंने आपको सेंड किया डॉक्यूमेंट, आप पढ़ लेना। इमरजेंसी तीनों कराई गई है, नेशनल उसमें दिया गया है जो बताया गया, आपकी स्टेट जो इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, ठीक है। और आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360, 352, 356, 360 तीनों आपको बताई गई हैं यार। 5 से 6 साल का कार्यकाल हो जाता है आपके लोकसभा का, और लोकसभा के पैरेलल हमारे राज्य में कौन सी है, विधानसभा, तो विधानसभा का भी 5 से 6 साल हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत जो आंसर आया हो 6 मंथ वो क्यों आया हो, अगर मैंने कह दिया है कि इमरजेंसी सीज हो गई है, ध्यान से इस बात को सुनना, मैंने कह दिया इमरजेंसी खत्म हो गई है, तो फिर जो ये 5 से 6 साल मैंने बढ़ाया है इससे ये 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, समझ रहे हो। मैंने कह दिया नेशनल, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि नेशनल इमरजेंसी तुरंत खत्म हो जाए 3-4 महीने में, 4 महीने में, तो खत्म होने के बाद, ये ध्यान रखना, खत्म होने के बाद 6 महीने से ज्यादा आपका कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता। पर इसे एक्सटेंड जो है किस समय तक किया जा सकता है, 5 से 6 साल की आप करा दोगे लोकसभा को तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और 1 साल की वो बढ़ गई आपकी, 6 ईयर की हो गई। फिर आपकी मान लो 1 साल बाद आपने नेशनल इमरजेंसी को सीज किया तो स्टिल 6 मंथ मोर वो ऑपरेट रह सकती है आपकी, ठीक है। 6 मंथ के अंदर अंदर जो है आपने उस चीज को खत्म करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 ईयर नहीं यार, 1 ईयर फिर मत करना, यही तो करना, इसलिए ऑप्शन डाले गए 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है, एक समय में एक ही बार आपका, ठीक है। तो 1 साल तो तब होगा ना, मैंने क्या कहा कि जैसे 6 महीने मान लो चल गई तो ये 1 साल और आगे बढ़ गई 4-5 महीने जब तक वो सीज नहीं हुआ आपका, ठीक है, तो ये चल जाएगा। तो 1 ईयर एट अ टाइम, तो एक बारी में एक झटके से एक ही साल बढ़ सकती है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज आपको, बताओ क्लियर है। हाँ, हालांकि वो प्रोविजन सही है, 6 मंथ का आपको कंफ्यूजन इसी वजह से रहा होगा। 6 मंथ प्रोक्लेमेशन पीरियड है, आपको जो है दोबारा से जो है इमरजेंसी को आगे करना है रिन्यू, तो आपने वो चीज करानी पड़ती है, ठीक है। दोबारा से जो है उस चीज के ऊपर हाँ अपनी सहमति दिलानी पड़ती है आपको। और 6 मंथ तक ही जो है ये आपकी चलेगी, अगर आपने बोल दिया कि सीज हो गई है उसके बाद 6 मंथ के लिए जो है आपकी ये चलती है। लेकिन आप फिर से पढ़ना, 5 साल से 6 साल का कार्यकाल हो जाता है लोकसभा का या विधानसभा का, ठीक है। तो इससे आपको ये ध्यान रहेगा। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या डिफरेंस है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में, इन दोनों में निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या डिफरेंस है, कि दोनों अलग अलग हों एक दूसरे से, ये पढ़ो आराम से। पहला कह रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये एनफोर्स नहीं किए जा सकते, जबरदस्ती जस्टिसेबल नहीं है, कहने का मतलब जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जबकि फंडामेंटल राइट जो है एनफोर्स कराए जा सकते हैं, आप जा सकते हो उसके लिए कहीं पर, ठीक है। फॉर्मर मतलब डीपीएसपी पहले वाला,
वो केवल यूनियन के लिए होता है, और लेटर मतलब बाद वाला फंडामेंटल राइट ये गवर्नमेंट के लिए होता है, स्टेट की। ऐसा तो भैया हमने कहीं सुना नहीं, पहली बार ही सुन रहे हैं यहाँ पे। फॉर्मर जो है पुराना वाला, ये पार्ट है आपके संविधान का, जबकि जो बाद वाला ये पार्ट नहीं है संविधान का, ठीक है, ये बात कह रहा है। तो कौन सा वाला जो है आपका ये डिफरेंस बता रहा है? और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, सभी के सबने आपने सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आप कहीं जा नहीं सकते और ना आपसे जो है आपके ऊपर जो है उसके ऊपर जो है कोई चीज लगाई जा सकती कानून की, बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों आपकी अनजस्टिफिएबल है, नॉन जस्टिफिएबल है दोनों की दोनों। लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर आपका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट, है ना। अगर आपका पहले यहाँ पर हो रहा है राज्य में, आपको लग रहा है आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो पहले आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। नहीं सुन रहा है वो बात, तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं रिट्स। रिट्स के माध्यम से 5 तरह की रिट्स होती हैं आपकी, जिनको भीमराव अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी इन्हें कहते हैं, और सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। हाँ, स्टेट में अगर बात की जाए तो 226 नंबर का आपने ध्यान रखना है। हाई कोर्ट में अगर आप जाओगे ना, हाई कोर्ट में अगर पेपर में आएगा कि रिट्स किसके अंदर आती है, तो 226 के अंदर आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो किसके अंदर आती है? 32 के अंदर, ठीक है भैया। ये दोनों की दोनों जगह अप्लाई होता है, इसलिए गलत है। और ये दोनों के दोनों आपको पता है, डीपीएसपी जो है हमारा जो है आपका, ये कह लो 35 के बाद 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक। तो भैया अपने आप जब आर्टिकल की हमने बात कर दी तो ये पार्ट हो गया किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट हमने पढ़े कौन से आर्टिकल से? 12 से 35 तक। जब हम आर्टिकल की बात करें तो अपने आप ये पार्ट हो गया किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। जबकि ये कह रहा है कि एक पार्ट है और दूसरा पार्ट नहीं है, तो ये बात भी गलत कह रहा है। ये होती दोनों ही जगह के लिए आपके पास, ठीक है, जब लगेंगी दोनों जगह के लिए। बस ये है कि ये जस्टिफिएबल नहीं होंगी, आप जबरदस्ती रोक टोक नहीं करा सकते हो। लेकिन हाँ, राज्य सरकार को इतना जरूर कहा गया, जैसे योगी जी ने, तुम तोड़ो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त करूंगा, यही किया ना उन्होंने। उन्होंने कहा है, राज्य को फ्रीडम दी है कि अगर आप अपने एंड से इस कानून को कोई बनाओ जिसके तहत आप डीपीएसपी करवाना चाहो लागू, क्योंकि डीपीएसपी में एक ये भी कहा गया ना कि आप राज्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये भी कहा गया है वहां पर, ठीक है। यही चीज फंडामेंटल ड्यूटी में भी कहा गया है कि आप इनका सम्मान करेंगे इन चीजों का। तो अब योगी जी ने क्या फंडा अपनाया है कि आप बसें जलाओगे, सरकारी चीजों को तोड़फोड़ करोगे, तो आपकी जो है फतवा जारी टाइप का कर दिया जाएगा, एक पोस्टर लगा दिया जाएगा, प्रॉपर्टी आपकी जो है कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, और वहीं से पैसे की उगाही की जाएगी, आपकी जेल अलग से होगी आपको। तो राज्य बना सकता है कानून, लेकिन वो जो है आपका फोर्सेबल नहीं है कि हर पूरे ऑल ओवर इंडिया चले, ऐसा नहीं है। जो राज्य बना रहा है ठीक है भैया, वो लॉ एंड ऑर्डर चला सकता है अपना, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, आपको पता है, तो वो कर सकता है उस बात को। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तुम जा रहे हो, उसके लिए ये चीज जो है मान्य नहीं है। समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, बताइए क्लियर है चीज तो बताइएगा। आपको इसी माध्यम से हम करेंगे सवाल को। मुझे उम्मीद है कि पॉलिटी पढ़ने के लिए नोट्स आपको दिए गए, आप सवालों को करोगे तो आपकी चीजें और क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। बेस्ट वे है, और एक इंटरेक्टिव सेशन भी रहता है, और इंटरेस्ट भी जगह रहता है, साथ साथ में चीजें जल्दी कवर होती है, ठीक है, जिस हिसाब से हमारे पास समय है। कुछ भी हो सकता है यार, पेपर पोस्टपोन हुए सीबीएसई के, अगर उत्तराखंड वालों ने भी पोस्टपोन कर दिए, जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन किए, तो आप ये मान के चलो तैयार रहो, क्योंकि ईपीएफओ का एडमिट कार्ड आ गया आज, यूपीएससी का अगला पेपर भी होगा सिविल सर्विस का जून में। अगर ये पेपर उत्तराखंड वाले भी पोस्टपोन करते हैं जैसे यूपी ने कर दिया है, तो माइट भी जो मई में आपका पेपर होना था ये पेपर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका 2 से 6 मई के बीच में कल एडमिट कार्ड आया है आपके उत्तराखंड पीसीएस के एक एग्जाम का, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, किसी की यहाँ वहां की बातों में मत रहो जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आता, ठीक है। यूपीएससी ईपीएफओ का एडमिट कार्ड आपका आ गया है आज, ठीक है, और असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भी कल आपका आ गया है, ठीक है। वैकेंसी कम है, लेकिन अच्छी बात यह कि सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। जिस वक्त मैंने दिया था तो गिनती की 28 या 27 वैकेंसी थी। सीआईएसएफ के लिए आदमी जो है असिस्टेंट कमांडेंट को भरता है। जिस वक्त मैंने पेपर जो क्वालिफाई किया था 2015 की बात है, तो उस वक्त सबसे कम वैकेंसी थी उसमें। अब की बार 67 वैकेंसी है। तो जो भी आप में से पढ़ रहे हो जीएस सीवीएस पार्ट को, ठीक है, काफी कम कट ऑफ जाती है, 50% भी कट ऑफ नहीं जाती। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैंने क्वालिफाई किया था तो 2015 में 250 में से 112 कट ऑफ गई थी, 121 मेरे मार्क्स से। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है दूसरा, एक 200 मार्क्स का होता है, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी वाले को 50 से 60 के बीच में वेरी करती है, पेपर का जैसा लेवल होगा उस हिसाब से एक फिक्स कट ऑफ रखी गई है कि उससे ऊपर लेकर के आने हैं आपको, ठीक है। और ओवरऑल कट ऑफ भी 600 में से इंटरव्यू मिला करके 150 में से अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, 320 से ऊपर पार नहीं हुई है, 320 मतलब 52% के आसपास रही है। ये यूपीएससी की खासियत होती है। यूपीएससी की क्या, जहां भी जीएस आएगा आपका, वहां की खासियत होती है कि पेपर की कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आप अगर डेडिकेटेड हो तो आप उस चीज को जो है कर सकते हो, दे सकते हो यार, फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है ना। आप पढ़ रहे हो, अच्छी चीजें पढ़ रहे हो, और जो है मदद आपकी की जाएगी सारी चीजों में। जहां पर भी डाउट रहेगी आपको, आप फिल करो, उससे एक हमें स्कोप, और ज्यादा स्कोप मिलता है आगे की चीजों का। अगला सवाल जो है आपका, हम यहाँ पे इसके बाद विराम लेंगे इस सवाल के बाद।
विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एज पर मैंडेट ऑफ आर्टिकल 112। 112 नंबर का जो आर्टिकल है इसके तहत, ठीक है, सवाल मैंने हल्का सा चेंज किया है, कई बार इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 112 जो आर्टिकल है इसके तहत पार्लियामेंट में क्या चीज जरूरी है, मैंडेटरी है, मैंडेट है इस बात का कि वो प्रेजेंट किया ही जाना है वो डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है इसमें से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा डिमांड फॉर ग्रांट्स, तीसरा एप्रोप्रिएशन बिल, चौथा फाइनेंशियल बिल। केवल मैंने भाषा चेंज करी है पूछने की ऑप्शन में। आप ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी करोगे, मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। 117 नंबर के आर्टिकल में फाइनेंशियल बिल की बात करी जाती है आपके। 112 है इसका सही जवाब आपका बजट। बजट को कहा जाता है आपका, क्या कहते हैं भैया बजट को? जब कोई बजट आता है हम क्या कहते हैं? यूनियन बजट 2021-2022, यूनियन बजट इससे पिछला 2020-2000, यही तो हम कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020, तो ये सब क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट फाइनेंशियल बिल। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ध्यान से रखना। बजट BUDGET, बजट के बारे में कुछ खास बातें ध्यान रखो। बजट सबसे पहले भारत में जो इंट्रोड्यूस किया गया 1860 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना बजट के बारे में। प्रथम जब आपका भारत आजाद हुआ तो जो बजट आपका पेश किया 1947 में, तो वो किस व्यक्ति ने किया? ठीक है, RK शान, SHAN, ठीक है, साउथ इंडियन है ये, शान मुखम चेत्ती, CHETTI। इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया। 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। 1922 के आसपास में आपका एक एक्वर्थ कमेटी आई, जिसके तहत जो है आपका 1926 के बाद से आपका जो है 1924 के बाद से आपका जो है रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग अलग हो गया। रेलवे बजट और यूनियन बजट अलग कर दिया गया, कहा गया कि दोनों अलग अलग होंगे। फिर बाद में ये अरुण जेटली साहब ने 2017 में फिर से मर्ज कर दिया, क्योंकि सरकार को घाटा और था। सरकार कहती रेलवे मुनाफे में है तो रेलवे से पैसा खींचो यूनियन बजट के लिए, क्योंकि अभी हमें अपनी सरकार को और चलाना है, पैसे से हमें विधायक खरीदने हैं, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो ये सारे का सारा काम करने के लिए जो रेलवे बजट है ये दोबारा से मर्ज कर दिया गया 2017 में। रेलवे बजट को जो है फिर से मर्ज किया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रेलवे बजट को फिर से मर्ज किया गया 2017 में यूनियन बजट के साथ, ठीक है। अलग कब किया गया था? 1922 में एक्वर्थ कमेटी थी आपकी, 24 के बाद से आपका फंक्शनल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट डेटा आपने क्या ध्यान रखना है? पहली महिला जिसने बजट पेश किया वो थी इंदिरा गांधी। पहली महिला जिसने पेश किया ये थी इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति वो है मोरारजी देसाई। मैक्सिमम टाइम जिनने बजट पेश किया है मोरारजी देसाई। ये कुछ डेटा है आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। कितनी बार पेश किया इन्होंने? 10 बार। 10 टाइम बजट को इन्होंने पेश किया है मोरारजी देसाई ने, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपने बातें ध्यान रखनी है। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे के बाद में हलवा सेरेमनी होती है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखना, पहले बजट जो है आपका लास्ट डेट ऑफ फरवरी, अगर वो लीप ईयर होगा तो 29, लीप ईयर नहीं होगा तो 28, इस फरवरी को जो है आपका प्रस्तुत होता था और शाम के 5 बजे प्रस्तुत होता था। कब तक? 2000 तक। 2001 के बाद यशवंत सिन्हा ने जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने टाइम चेंज कर दिया आपका, इन्होंने टाइम कह दिया कि सुबह 11 बजे होगा और 1 फरवरी से जो है आपका बजट जो है स्टार्ट हो गया। अब 1 फरवरी को बजट आपका दिया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2000 तक जो भी अगर लीप ईयर पड़ेगा तो 29 फरवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी उसको होगा और शाम के 5 बजे बजट आएगा। लेकिन 2001 के बाद से 11 AM कर दिया गया बजट का टाइम। तो इतनी सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है इतनी सारी बातें? 5 मिनट बाद आप सेशन में फिर जुड़ जाइएगा, हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है। चलिए ठीक है, सेशन को हम विराम देते हैं यहीं पर। सारा डेटा आपने नोट करना है, अपलोड हो जाएगी एक आध दिन में आपकी साइट यूट्यूब पर ये वीडियो जो है आपकी, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं 5 मिनट बाद, है ना, ज्वाइन कर लेना 5 मिनट।